Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So let me give you an overview of the today's session. First, of course, we'll discuss the title. Then we'll discuss the vocabulary और उसके बाद हम ऑफ कोर्स आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, जहाँ पे भी ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो वो आपका वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होगा. हम वहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ेंगे. कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है, क्या समझना है, वो मैं सभी आपको समझा दूँगा. ठीक है, जहाँ पे भी पर्पल कलर है वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल सीखेंगे. ठीक है, तो मैंने आपका यहाँ पे कुछ ग्रामर के पॉइंट्स भी ऐड किए हैं. देन ऑफ कोर्स हम आर्टिकल को पढ़ेंगे. जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे ब्रेक दे के पढ़ना है. ऑफ कोर्स जहाँ पे ग्रामर है वहाँ पे हम ग्रामर के रूल्स को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपका एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी रखा है. ठीक है, सो यस, एंड उसके बाद मैंने आपका पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है. सो अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हमें हिंदी में भी पढ़ना है आर्टिकल तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो अगर ऐसा लगता है आपको तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का ट्रांसलेशन, ये आपका फर्स्ट स्लाइड है एंड यहाँ पे रहा आपका सेकेंड स्लाइड. ठीक है, सो येस, इन दो ये रहा आपका हिंदी का ट्रांसलेशन. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ आर टुडेज सेशन. तो पहले हम एडिटोरियल की तरफ, टाइटल की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, सो टाइटल क्या कहता है आज का? इलेक्शन एंड सिलेक्शन. ठीक है, यहाँ पे राइमिंग यूज़ की है ऑथर ने. देखो, इलेक्शन उसने क्यों वर्ड यूज़ किया है? बिकॉज अभी 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं लोकसभा के. ठीक है, और अब जो यहाँ पे हुआ है सिलेक्शन, ये वर्ड उसने ऑथर ने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि तो उन्होंने जो अभी ये आर्टिकल आज का किसके ऊपर है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऊपर है. ठीक है, तो जो कांग्रेस की पार्टी है उन्होंने अपनी एक वर्किंग कमेटी बनाई है. ठीक है, तो उस वर्किंग कमेटी में किसे लेना था, कौन कौन सा बंदा किस पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, किन बंदों को कहाँ से चुनना था, किस स्टेट से सिलेक्ट करना था. ठीक है, तो वो सारी सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी उनको यूज़ करनी थी. तो इलेक्शन के टाइम पे जो उनको सिलेक्शन करना था, ठीक है, उसके ऊपर आज का आर्टिकल है. सो इसलिए उन्होंने इस वर्ड के साथ राइमिंग की कि इलेक्शन और सिलेक्शन भी चल रहा है, इलेक्शन के साथ साथ सिलेक्शन भी चल रहा है. ठीक है, समझ में आ गया आपको टाइटल? ओके, सो ऑन द न्यू कांग्रेस वर्किंग कमेटी, तो किसके ऊपर उनका सिलेक्शन चल रहा था? वो कांग्रेस की जो नई वर्किंग कमेटी बनी है. ठीक है, द कांग्रेस नीड टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव टू मेक अ वायेबल बिड फॉर द पावर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को क्या ज़रूरत है कि वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव रहे. ठीक है, इफ़ यू आर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे उसका मतलब है कि वो सभी को साथ में लेके चल रहा है. ठीक है, कांग्रेस को सभी को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है. अगर वो चाहता है कि कांग्रेस अगर चाहती है कि वो एक वायेबल बिड सामने ला सके फॉर द पावर. देखो, वायेबल बिड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? एक रीजनेबल वजह. ठीक है, तो अगर कांग्रेस चाहती है कि वो उन्हें एक वायेबल बिड इज़ अच्छा खासा एक रीज़न मिले वापस से पावर में आने के लिए. ठीक है, तो उन्हें ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव रहना होगा, मतलब सबको इंक्लूड करके चलना होगा. ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं अपने वोकैबुलरी पे. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ ड्रॉप. ड्रॉप आपका एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग, यूजुअली समथिंग ऑफिशियल इन राइटिंग. ठीक है, तो जभी भी आप कुछ प्रिपेयर करते हो ऑफिशियली, जब आप कुछ लिखित में बनाते हो, कोई लिस्ट प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो यू ड्रॉ अप दैट थिंग. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ इवन एज. इवन एज भी आपका एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एट द सेम टाइम एज, मतलब जो चीज़ साइमल्टेनियसली चल रही है. ठीक है, तो साइमल्टेनियस चीज़ों को दिखाने के लिए हम इवन एज का फ्रेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ मिडिल रंग. ठीक है, मिडिल रंग भी आपका एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है लेस हाई इन रैंक, क्वालिटी और अमाउंट. तो जब आपको दिखाना होता है कि थोड़ा कम
रैंक वाला कोई भी चीज़ अगर आपको दिखानी होती है, ठीक है। देखो यूजुअली तो ऐसे ही बाइफर्केशन होता है ना, एक तो होता है हाई क्लास, दूसरा होता है मिडिल क्लास, तीसरा होता है लोअर क्लास, ठीक है। तो जब आपको कम, हाई से कुछ भी कम दिखाना होता है तब आप इस फ्रेज का यूज़ करते हो, ठीक है। तो जब आपको बीच वाली चीज़ दिखानी होती है तो अब आप मिडिल रंग का यूज़ करते हो। जब आपको नीचे, पूरा नीचे रैंक, नीचे तबके की चीज़ दिखानी होती है तब आप किस वर्ड का यूज़ करते हो, लोअर रंग का यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर पूरा नीचे वाले तबके की अगर आप बात कर रहे हो, इस तबके की, तो आप लोअर रंग यूज़ करोगे। जब आप मीडियम रैंक को दिखाना, मिडिल वाले रैंक को दिखाना चाहते हो तब आप मिडिल रंग फ्रेज का यूज़ करोगे, ठीक है। ओके। अनबिलीवेबल आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मत, अनएनविएबल, सॉरी, ठीक है। अनएनविएबल आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, अनडिज़ायरेबल और अनप्लेजेंट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके लिए अनप्लेजेंट है, वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो आपको पसंद नहीं है, आप उसे नहीं चाहते हो, तो आप, आपके लिए वो चीज़ अनएनविएबल है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज, ओके, sorry, okay, yes, so the next word is up to something। देखो up to something भी आपका एक फ्रेज होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है to be doing something, ठीक है। if you are up to something इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ को कर रहे हो, ठीक है, वो इन प्रोसेस में है चीज़, ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज फ्री हैंड। फ्री हैंड आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द अथॉरिटी टू डू वॉट एवर यू थिंक इज नेसेसरी। तो जब आपको एक फ्रीडम सा दिया जाता है, देखो फ्री हैंड को आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपको फ्रीडम मिला हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हो आपके पावर्स में रह के, ठीक है। सो जब आपको ऐसी अथॉरिटी मिली होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सो यू गॉट अ फ्री हैंड, ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, ठीक है। देखो यहाँ पे कंटेंटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इफ़ यू आर कंटेंटेड यू आर सेटिस्फाइड, उसके सामने डिस लग गया अब, ठीक है। तो डिस लगने से वो वर्ड क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो कंटेंट, डिस से आपका कोई भी वर्ड अपोजिट, उसका मीनिंग अपोजिट दे देता है जब भी आपका प्रेफिक्स डिस लगता है, ठीक है। तो कंटेंटेड इज सेटिस्फाइड, तो उसके सामने डिस लग गया तो उसका मीनिंग अपोजिट हो गया, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो आप, तो उसका मतलब होता है कि यू आर डिसकंटेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज एसुएज। एसुएज आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग। तो जो भी चीज़ें खराब अगर कोई चल रही हैं तो अब आप उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ख़राब है, आप उसे कम ख़राब कर रहे हो, मतलब उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर रहे हो, तो आप उसे एसुएज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएन्चैंटमेंट। डिसएन्चैंटमेंट भी आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ नो लॉन्गर बिलीविंग इन द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है, उसकी अहमियत है, वो आपको अब पसंद नहीं आती है, वो आपको कम, उस वो चीज़ आपको कम वैल्यूएबल लगने लगती है, ठीक है। स्पेशली हैविंग लर्नड ऑफ द प्रॉब्लम विथ इट। जब आपको उसकी समस्या के बारे में पता चलता है कि हाँ इस चीज़ में ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अब एडवांटेजियस चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब आपको लगने लगता है कि अब ये चीज़ मेरे लिए कम फ़ायदेमंद है, आपकी उसमें से इंटरेस्ट चले जाती है, एंथुजियाज़म उस चीज़ में से जब चला जाता है, तब आप उससे क्या हो जाते हो, डिसएन्चैंट हो जाते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसएन्चैंटमेंट, ठीक है। ओके। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है वो आप देखिएगा, ठीक है। अचीविंग द एम्बिशियस गोल्स, तो इस गोल्स के लिए यहाँ पे दैट द लिखा है कि कौन से गोल्स जो कि कांग्रेस ने, दैट द कांग्रेस सेट फॉर इटसेल्फ, जो कि कांग्रेस ने अपने लिए सेट किए थे। अब यहाँ से ऑफ से लेके यहाँ तक आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम ब्रैकेट में रखेंगे और उसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो
जो कांग्रेस ने अपने लिए गोल्स सेट किए थे एट इट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इन उदयपुर इन मई 2022, जो उन्होंने सेट किए थे अपने लिए गोल्स, कहाँ पे? एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। देखो, कोई भी सेशन अगर अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है तो उसका मतलब होता है उस सेशन में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, डिबेट्स हो रही हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ हो रहा है उस सेशन में, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सा एक सेशन हुआ है। अगर वो कोई सेशन होता है तो हम उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं, जिसमें सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। डिस्कशन भी होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होती हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सहमति होती है, सब कुछ होता है। तो एक ऐसे सेशन में जो कि उदयपुर में हुआ था मई 2022 में, उस सेशन में जो गोल्स कांग्रेस ने रखे थे उसको अचीव करने हैं अगर कांग्रेस को, तो उस वो चीज़ क्या है, वो गोल्स कैसे हैं? वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी। तो जो गोल्स थे ना, उन्हें अचीव करना कांग्रेस के लिए इतना ईजी नहीं रहेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो कौन से गोल्स थे? अब उन गोल्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हमने नहीं रीड किया था। ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो कांग्रेस का गोल क्या था कि वो एक सोशल रिप्रेजेंटेशन रखें। किस चीज़ में? देखो, सोशल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि सभी लोगों को, सभी वर्गों को, ठीक है, सभी वर्गों के लोग, सभी कास्ट, सभी कम्युनिटी, सभी जेंडर के लोगों को हम अपने कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में रखेंगे, ऐसा उनका गोल था, ठीक है, कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में हम सभी लोगों को रखेंगे, सोशल रिप्रेजेंटेशन को हम रखेंगे। तो ये जो उनका गोल था ना, उसे अचीव करना इतना ईजी नहीं रहेगा कांग्रेस के लिए, ठीक है, इतना ईजी नहीं रहेगा। इट टुक 6 months। देखो, ये इट टुक इसके लिए लगा है, देखो हम आए दिन आपने ऐसी बात सुन रही होगी कि इट टुक मी 4 hours टू रीच देयर, ठीक है, मतलब मुझे 4 घंटे लग गए वहाँ पे रीच करने के लिए, ठीक है। इट टुक मी 2 days टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मतलब मुझे 2 दिन लगे। तो जब आपको ऐसा दिखाना होता है कि हमें इतना समय लग गया, तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं कि इट टुक मी इतना इतना टाइम, ठीक है। तो इट टुक 6 months, तो 6 महीने लग गए। किन्हें 6 महीने लग गए? जो पार्टी प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो जो कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें 6 महीने लग गए। आफ्टर ही वॉज ऑथोराइज्ड बाय द रायपुर सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC इन February 2023। तो फरवरी 2023 में उन्हें ऑथोराइजेशन मिली थी, वो पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए थे। वो सेशन कहाँ पे हुआ था? रायपुर में हुआ था। और उस सेशन का, किस चीज़ का सेशन था वो? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC। तो AICC के जो प्रेसिडेंट चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे, वो फरवरी 2023 में चुने गए थे। उसके बाद से उन्हें 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गए। किस चीज़ के लिए उन्हें 6 महीने लग गए? इट टुक 6 months टू फाइनली अनाउंस द न्यू CWC ऑन संडे। तो एक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अनाउंस करने के लिए उन्हें 6 महीने लग गए, ठीक है। यहाँ पे आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इट टुक 6 months टू फाइनली अनाउंस द न्यू CWC, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड हैं, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, ओके। तो 6 महीने लग गए उन्हें न्यू CWC को बनाने के लिए, और उन्होंने संडे को अनाउंस किया। और संडे के दिन क्या था, यानी कि कल ही क्या था संडे के दिन? विच ऑल्सो हैपन टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी, और उस दिन उन्होंने कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी का भी अनाउंस कर दिया, ठीक है। वाइल कंबाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंड यूथ, मिस्टर खड़गे हैज़ ड्रॉन अप अ लिस्ट। देखो यहाँ पे वाइल आपको मैं हमेशा बताते आया हूँ अपने सेशंस में, वाइल का 2 सेंस में यूज़ हम करते हैं, एक साइमल्टेनियस एक्शन के लिए और एक कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। जब 2 चीज़ें विपरीत हमें बोलनी होती हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है, तब हम वाइल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका वाइल कैसे यूज़ हुआ है? साइमल्टेनियस एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। तो कौन से 2 चीज़ें हो रही हैं? एक चीज़ तो उनको कंबाइन करना था,
कांग्रेस के वर्किंग कमेटी को बनाने के लिए उनको यूथ का और एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन बना था, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें भी इंक्लूड करना था और जो आजकल की यूथ हैं, यंग जनरेशन है, उनको भी उनको कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में इंक्लूड करना था। तो उन दोनों को उन्हें कंबाइन करना था, ये उनका एक पहला टास्क था। और दूसरा साइमल्टेनियस एक्शन कौन सा टास्क था? हैज़ कंबाइनिंग एक्सपीरियंस एंड यूथ, ठीक है। मिस्टर खरगे हैज़ ड्रॉन अप, तो इस चीज़ को करते हुए, कंबाइन करते हुए यूथ को और एक्सपीरियंस लोगों को कंबाइन करते हुए उन्होंने कौन सा और एक टास्क किया मिस्टर खरगे जी ने? ड्रॉ अप अ लिस्ट। उन्होंने एक लिस्ट बनाई। ड्रॉ अप का मैंने आपको वोकैबुलरी में मतलब समझा दिया था कि उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की, ठीक है। उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की that significantly enhances diversity in the party's हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। ये आई थिंक एरर है, यहाँ पे कुछ गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की जिस लिस्ट ने एनहांस किया, ठीक है। तो इस लिस्ट ने एनहांस किया डाइवर्सिटी को पार्टी के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी हो गई? तो कांग्रेस की CWC, ठीक है। तो जो वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की, वो उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में उन्होंने जो ये लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस और यूथ को कंबाइन किया, इसने बढ़ा दिया, एनहांस कर दिया, इस बढ़ा दिया डाइवर्सिटी को, पार्टी के डाइवर्सिटी को बढ़ा दिया। डाइवर्सिटी को बढ़ा दिया इस मतलब उसमें सभी तरीके के लोग आ गए, यूथ आ गए, एक्सपीरियंस आ गए, सभी कास्ट के लोग आ गए, ठीक है। चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, सभी के लोग आ गए। दैट्स व्हाट दे वांट टू से हियर, कि उन्होंने सभी को रखा वहाँ पे, ठीक है। हिज अपोनेंट इन द 2022 इलेक्शन फॉर द टॉप पोस्ट, तो जो 2022 में एक इलेक्शन हुआ था कांग्रेस के ऑल इंडिया, दैट इज़ AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्शन हुआ था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी विन हो गए थे। तो वो विन होकर प्रेसिडेंट हो गए थे कांग्रेस के। तो उस इलेक्शन में शशि थरूर जो थे उनके टॉप अपोनेंट थे, ठीक है। उनके अपोनेंट थे, तो वही एक थे जो उनको टक्कर देने लायक थे। तो उनको भी उन्होंने जगह दी, फाइंड्स अ प्लेस मतलब उनको भी एक पोस्ट मिला है इन अ कमेंडेबल अप्रिसिएशन। और ये चीज़ जो उनको जगह दी गई है ना, ये चीज़ जो है ना वो कमेंडेबल है। कमेंडेबल मतलब तारीफ़ करने लायक है कि हाँ देखो, ऐसे राइवलरी होती है ना कि आपके जो सेम पोस्ट के जो होते हैं आप उनसे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हो, ठीक है, थोड़ा मतभेद होता है। पर यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें भी एक कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में शशि थरूर को भी उन्हें भी जगह दी गई, ऑल्दो वो अपोनेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे के, ठीक है। दैट्स व्हाट दे वांट टू से हियर। तो उन्हें भी उन्हें जगह दी गई वर्किंग कमेटी में, और ये बात कमेंडेबल है, तारीफ़ करने लायक है। किस चीज़ के लिए, किस लिए ये तारीफ़ लायक है? और कमेंडेबल एप्रिसिएशन, कमेंडेबल मतलब अच्छी खासी अप्रिसिएशन है यहाँ पे। कमेंडेबल अप्रिसिएशन आपको एक साथ पढ़ना है। वैसे तो कमेंडेबल का मीनिंग होता है तारीफ़ करने लायक, पर यहाँ पे एक पूरा वर्ड है आपका कमेंडेबल अप्रिसिएशन। देखो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। देखो कोई भी चीज़ अगर अप्रिसिएशन होती है तो वो बढ़ती है, और कोई भी अगर चीज़ डेप्रिसिएट होती है, डेप्रिसिएशन होता है मतलब उस चीज़ की वैल्यू कम होती है। कोई भी चीज़ का घटना इज़ डेप्रिसिएशन और बढ़ना इज़ अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे किस अच्छी खासी, कमेंडेबल इस अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है? इंटरनल डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है ना, कि उनको कितना फ्रीडम दिया जाता है, सभी को कितना इंक्लूड किया। देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब लोगों के द्वारा, मतलब सभी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लोगों की भी सुनी जा रही है, सभी को अहमियत दी जा रही है। तो कांग्रेस में जो ये फैक्ट है ना कि कांग्रेस में सभी को सुना जाता है, सभी को अहमियत दी जाती, सभी को अहमियत दी जाती है, तो इस चीज़ में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली है उनको, ठीक है। इस बात से कि उन्होंने शशि थरूर को भी एक प्लेस दिया है, इस चीज़ से उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी में बढ़ोतरी हुई है। एंड एनकरेजिंग सिग्नल टू मैनी स्पेक्टिक्स ऑफ द पार्टी, और एक
एनकरेजिंग सिग्नल है उनके लिए, और एक ये अच्छा सिग्नल है उनके लिए जो लोग पार्टी में जो जिनको पार्टी के ऊपर डाउट है, स्केप्टिक्स इज डाउटफुल, तो जिनको पार्टी के ऊपर डाउट आता है ना, उनके लिए ये एक सिग्नल है कि यूनिफाइड है कांग्रेस, ठीक है। तो लोग कहते होंगे ना कि क्या शशि थरूर को प्लेस मिलेगा कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में, बिकॉज वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के टॉप अपोनेंट हैं। तो जो ऐसा डाउट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छा खासा सिग्नल है, दैट्स व्हाट दे वांट टू कन्वे, ठीक है। ओके, हाफ द CWC, अगर हम आधे CWC को देखें तो एक्सक्लूडिंग इन्वाइटीज़, तो अगर हम इन्वाइटीज़ को अलग रखें और बाकी लोगों को अगर हम कंसिडर करें तो कौन कौन लोग हैं, आर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज़ OBC के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं CWC में, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और वुमेन हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं CWC में, विच मीट्स द उदयपुर एम्बिशन। तो उदयपुर में जो उन्होंने अपना गोल रखा था कि हम सोशल रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे, ठीक है, सोशल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, मतलब सभी वर्गों के सभी लोगों को हम इंक्लूड करेंगे, तो वो मीट कर रहा है, ठीक है। मीट कर रहा है मतलब वो फुलफिल हो रहा है उनका वो एम्बिशन, ठीक है। बट देखो, बट से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं वो लोग, बट व्हेन द इन्वाइटीज आर अकाउंटेड फॉर, देखो अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है कंसिडर फॉर, टेकन इनटू अकाउंट, जब आप उनको भी कंसिडर करते हो, तो यहाँ पे लिखा था ना एक्सक्लूडिंग इन्वाइटीज़, जब आप इन्वाइटीज़ को एक्सक्लूड करते हो तो आधी CWC इन लोगों से बनती है, पर जब आप इन्वाइटीज़ को भी इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो द सोशल कंपोजिशन टिल्ट्स इन फेवर ऑफ अपर कास्ट। देखो, टिल्ट होने का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइनेशन। तो जब आप इन्वाइटीज़ को भी इंक्लूड करते हो तो जो सोशल कंपोजिशन है ना, तो वो जो कंपोजिशन इज़, जो सभी वर्गों के जो लोगों का कंपोजिशन इज़, किन किन लोगों से मिल के वो चीज़ बनी हुई है, तो जो कंपोजिशन है वो किस तरफ झुकता है, टिल्ट्स इन फेवर ऑफ अपर कास्ट, मतलब अपर कास्ट के लोगों की तरफ वो झुक जाता है। जब आप इन्वाइटीज़ को भी अकाउंट करते हो तो CWC में ज़्यादा लोग कौन हो जाते हैं, अपर कास्ट के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सारे इंक्लूडेड हैं, पर जब इन्वाइटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं तो पलड़ा उनके तरफ झुक जाता है, ठीक है। टिल्ट्स यहाँ पे क्या उसका मतलब है, टिल्ट्स इन फेवर ऑफ, मतलब उनके तरफ ज़्यादा हो जाता है, पलड़ा उनके तरफ झुक जाता है, इन द सेंस अपर कास्ट के लोग ज़्यादा हो जाते हैं CWC में, ठीक है। एंड माइनॉरिटीज़, और अपर कास्ट और माइनॉरिटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं इन सब के कंपैरिजन में, ठीक है। इवन एज इट मीट्स द 50 अंडर 50 एज क्राइटेरिया, तो और उनका क्राइटेरिया भी क्या था, उन्होंने एक कंडीशन, क्राइटेरियाज उन्होंने कंडीशन रखा था कि 50, यहाँ पे फर्स्ट ये वाला 50 किसके लिए है, 50 लोगों के लिए, कि वो ऐसे 50 लोग रखेंगे जो कि, और ये अंडर 50 इसके लिए है, ठीक है, ये 50 इसके लिए है, तो वो ऐसे 50 लोगों को रखेंगे जो 50 की उम्र से कम लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया सेट किया था कि हम ऐसे 50 लोगों को इस CWC में रखेंगे जो कि 50 की उम्र से कम लोग हैं, ताकि यूथ भी हमारे इस कमेटी में रहे। तो इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए इन्होंने इस क्राइटेरिया को भी मीट किया है, ठीक है। इवन एज इट मीट्स का मतलब होता है कि साथ साथ इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए इन्होंने इन लोगों को भी रखा है, ठीक है, मतलब यूथ भी हैं, सभी लोग हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं ग्रामर की तरफ। क्या है यहाँ पे ग्रामर का रूल, अ नंबर ऑफ, देखो अ नंबर ऑफ के बाद जब भी आपका नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, और जो वर्ब रहेगा वो भी आपका प्लूरल वर्ब रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ नंबर ऑफ के बाद जो आपका नाउन आया है वो प्लूरल है, फेसेस, ठीक है, और जो वर्ब आया है आपका वो भी प्लूरल है, हैव आपका एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो वो आपका ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिखाना था एक बात, कि देखो यहाँ पे आपका अ नंबर ऑफ यूज़ हुआ था, ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद मैंने आपको क्या कहा, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब रहेगा, पर जब आपका द नंबर ऑफ आएगा ना फ्रेज, तब आपका नाउन तो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है, ये तो सेम रहेगा, पर यहाँ पे वर्ब जो है ना वो चेंज होके सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ के बाद आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, ये आपको ग्रामर का रूल मुझे यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना।
ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद दोनों प्लूरल रहेंगे, द नंबर ऑफ के बाद आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे भी आपको दिख गई होगी। ठीक है, हाँ यहाँ पे कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आ गया और वर्ब आपका सिंगुलर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या ग्रामर है, देखो जब भी आपका ईयर के पहले द होता है, यानी कि आर्टिकल, ईयर के पहले चाहे कोई भी आर्टिकल आ जाए, ए एंड द, और जब आपका नंबर के बाद हाइफनेट होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे हाइफनेशन दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो लाइंस जो हम कहते हैं, हम इसे हाइफनेट कहते हैं। तो जब भी आपका नंबर के पहले आर्टिकल आता है और ईयर के पहले आपका आर्टिकल आता है और ईयर आपका हाइफनेशन में लिखा होता है, तब कभी भी हम ईयर में एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे द 49 ईयर ओल्ड लिखा है। ठीक है, ये आपका ग्रामर का रूल है, याद आ गया आपको। आर्टिकल आएगा और जब हाइफनेशन में आएगा तो ईयर में एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर का रूल हो गया। ठीक है, ओके, अब हम आर्टिकल पे आते हैं। अ नंबर ऑफ फ्रेश फेसेस, अ नंबर ऑफ मतलब कई सारे, फ्रेश फेसेस मतलब नए चेहरे आए हैं, नए चेहरे, नए लोगों को इंक्लूड किया गया है। फ्रॉम द मिडिल रंग्स, मिडिल रंग्स जो मिडिल रैंक के लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। हैव मेड इट टू द लिस्ट, सो इफ़ यू मेड टू द लिस्ट मतलब आपने अपनी जगह बनाई है उस किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जगह बनाई है, हैव मेड इट टू द लिस्ट मतलब कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह छन्नी, तो किन लोगों को अब जगह दी गई है वो बता रहे हैं ये लोग। तो जो फॉर्मर मतलब पहले के चीफ मिनिस्टर जो रह चुके थे पंजाब के, जिनका नाम चरणजीत सिंह छन्नी है, उन्हें इंक्लूड किया गया है लिस्ट में। और ये एक दलित लीडर हैं। ठीक है, और इनकी एज 60 ईयर्स है। ठीक है, और किसे इंक्लूड किया गया है, कमलेश्वर पटेल। और ये कौन है, ये 49 ईयर ओल्ड के ओबीसी लीडर हैं। फ्रॉम द इलेक्शन बाउंड, इलेक्शन बाउंड इज जब जो चीज़ वहाँ पे अब इलेक्शन थोड़े ही कुछ ही दिनों में होने वाली है। ठीक है, तो इलेक्शन बाउंड मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जहाँ पे अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाली है, वहाँ के भी एक ओबीसी लीडर को इन्होंने इंक्लूड किया है। आर इन मतलब इन लोगों को तो परमानेंट CWC के कमेटी में इंक्लूड किया ही गया है। वाइल अब कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि ये लोग तो हैं ही, आर इन मतलब ये परमानेंटली हैं ही, पर जो दामोदर राजा नरसिम्हा है जो कि 64 ईयर्स के हैं, फ्रॉम तेलंगाना, इज़ अ परमानेंट इनवाइटी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, वाइल आपका साइमल्टेनियस के लिए भी दिखाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पे वाइल आपका साइमल्टेनियस चीज़ों के लिए दिखाया गया कि हाँ इन लोगों को तो इंक्लूड किया गया है, साथ साथ वाइल साथ साथ इन्हें भी इंक्लूड किया गया है जो कि 64 ईयर्स के हैं और जो तेलंगाना से हैं, और ये एक परमानेंट इनवाइटी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके 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 ओके, यस, ये ग्रामर का रूल मैंने आपको समझा दिया था। मिस्टर खरगे हैज़ द अनएनविएबल टास्क ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज अथॉरिटी, उन्हें एक अनएनविएबल टास्क है। अनएनविएबल इज अनप्लेजेंट सा एक उनके लिए, मतलब अनप्लेजेंट इज यहाँ पे उनके लिए एक डिफ़िकल्ट सा टास्क है कि वो अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे। अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना इज अपने पावर को यूज़ करना जब 3 मेंबर्स, वाइल इज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। क्यों उनको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है पावर को अपने यूज़ करने में, क्योंकि तो ऑलरेडी 3 मेंबर्स जो हैं गांधी फैमिली के, सोनिया, राहुल एंड प्रियंका, रिमेन एक्टिव। तो देखो पार्टी में जब इतने सीनियर पोजीशन, जो सीनियर लोग हैं, अगर वो ऑलरेडी मौजूद हैं तो इनको अपना पावर यूज़ करना अपनी चलाने में थोड़ी मुश्किल होती होगी ना, मुश्किल होती है। तो ऐसे में जब ये तीनों एक्टिव हैं तो उस समय पे अपना चलाना उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, पर उन्होंने, बट मुश्किल तो हो रहा था, पर ही अपीयर्स टू बी अप टू इट मतलब वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो रहा था पर वो बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, ओके।
The list reflects the party's keen attention to the upcoming assembly elections in the heartland. तो ये जो उनकी लिस्ट है, जो CWC की लिस्ट उन्होंने बनाई है, जिन मेंबर्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, तो वो क्या दिखा रहा है? कीन अटेंशन, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो क्या दिखा रहा है? रिफ्लेक्ट करना इज़ दिखाना। तो क्या चीज़ दिखा रही है वो लिस्ट? हमें क्या दिखा रही है कि वो कितने अटेंटिव हैं आने वाले इलेक्शंस को लेके, जो कि होने वाले हैं, जो 2024 इलेक्शंस होने वाले हैं, वो उसको लेके कितना कांग्रेस अटेंटिव है वो दिखा रहा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनिस्टर तमरध्वज साहू, तो इनका ये नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। ये एक इन्फ्लुएंशियल ओबीसी लीडर हैं। इन्फ्लुएंशियल इज़ जो इनकी अच्छी खासी चलती होगी छत्तीसगढ़ में। तो ये एक ओबीसी लीडर हैं। इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल। तो अब यहाँ पे उन्होंने सारे स्टेट्स के बारे में बताया कि जहाँ जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे अब इनका क्या पोजीशन है। तो छत्तीसगढ़ में इनकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे जो तमरध्वज साहू हैं, ये एक ओबीसी के इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। ये एक अच्छा खासा रोल प्ले क्रूशल रोल, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे जब इलेक्शन होगा। और राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गिवन अ फ्री हैंड टू लीड द चार्ज। लीड द चार्ज मतलब कमान को संभालना। तो राजस्थान की कमान इन्हें संभालने के लिए दी गई है और उन्हें फ्री हैंड दिया गया है, मतलब पूरा फ्रीडम दिया गया है कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहें आप चलाइए और हमें जीत दिलाइए राजस्थान में। ठीक है। द इंडक्शन ऑफ हिज चैलेंजर सचिन पायलट। इंडक्शन मतलब इंक्लूड करना। तो CWC में उनके जो चैलेंजर थे, अशोक गहलोत के जो चैलेंजर थे सचिन पायलट, तो सचिन पायलट भी कांग्रेस के ही हैं, पर ऐसा देखा गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते रहते हैं। तो इनको भी इंक्लूड किया गया है CWC में। और जो ट्राइबल लीडर हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, इन्हें भी इंक्लूड किया गया है CWC में। इज़ एक्सपेक्टेड टू रेनफोर्स द पार्टी यूनिटी। तो ये दोनों ना ऐसा लगता है कि इनका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता रहता है कांग्रेस से, तो ताकि ये लोग शांत रहें, ताकि इन्हें भी लगे कि हाँ हमें भी इंक्लूड किया गया है, हमें भी इम्पोर्टेंस दी गई है। इस वजह से इनको भी CWC में इंक्लूड किया गया है। और इससे क्या चीज़ हो गई है, इन दोनों को इंक्लूड करने से रेनफोर्स हो गया है पार्टी की यूनिटी। तो रेनफोर्स कर रहे हैं स्ट्रेंथन होना। तो पार्टी की जो यूनिटी हो गई ना वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। तो देखो, जब आप जो लोग, तो ये जो दोनों लोग हैं जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करते हैं, तो जब आप इनको एसुएज करते हो, जब आप इनको इंक्लूड करते हो किसी एक कमेटी पे, तो इनको भी ऐसा लगता होगा ना कि हाँ चलो हमें भी इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारा भी इस पार्टी में कोई व्यक्तित्व है अपना। तो इससे वो लोग थोड़ा शांत रहेंगे, पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। तो इससे क्या चीज़ होगी, पार्टी की यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ग्रामर क्या है, रीएश्योर और एसुएज, यहाँ पे आपका वर्ब का रूल ऑफ पैरेललिज्म फॉलो कर रहे हैं और दोनों ही V1 फॉर्म में हैं। ठीक है, 2 के बाद आपका हमेशा V1 आता है, तो 2 के बाद V1 और V1 दोनों ही पैरेललिज्म फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजाइजिंग, इम्प्रूविंग और बिकमिंग तीनों ही आपका वर्ब का ING फॉर्म में है और तीनों ही रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रेक देना है जब आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे भी आपको ब्रेक देना है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ आपका इस पेज का आपका ग्रामर के रूल्स। द पार्टी हैज़ ट्राइड टू रीअश्योर करना इस फिर से उन्हें रीअश्योर करना इस फिर से उन्हें समझाना, उन्हें दिलासा देना। किन को दिलासा देना, पार्टी ने किसे दिलासा दिया है फिर से, डिसकंटेंटेड सोशल ग्रुप्स। डिसकंटेंटेड जो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, जो उनसे बगावत करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने फिर से दिलासा दिया है। और एसुएज किया है, एसुएज किया इस काम डाउन किया है रेबेलियस लीडर्स को। रेबेलियस इज जो बगावत करते हैं, तो जो जिन्होंने बगावत करने की पहले सोची होगी कांग्रेस के साथ, उनको इन्होंने एसुएज काम डाउन करने की कोशिश की इन वेरियस स्टेट्स। तो कई सारे स्टेट्स में कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इनसे खुश नहीं थे, उनको इन्होंने शांत किया। कैसे शांत किया, हमने पिछले पैसेज में पढ़ा कि उनको भी CWC में इंक्लूड करके उनको शांत किया।
एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू बॉडी, और ये जो नई कमेटी बनी है, इज़ लार्जली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जियोग्राफिकल एंड सोशल एक्सपेंस ऑफ इंडिया, और ये सभी को रिप्रेजेंटेटिव कर रही है। अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। यस, तो वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इन सभी लीडर्स को उन्होंने इंक्लूड किया है सभी स्टेट्स में, और ये जो नई बॉडी बनाई है ना, ये लार्जली रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इसमें सभी लोग इंक्लूडेड हैं, चाहे वो किस एस्पेक्ट से हो, जियोग्राफिकल मतलब सारे स्टेट्स से हैं, और सोशल एक्सपेंसेस सारे कम्युनिटीज़ से, तो सारे स्टेट्स से सारे कम्युनिटीज़ के लोग इस न्यू बॉडी में इंक्लूड किए गए हैं। दो सम डिसएन्चैंटमेंट माइट सरफेस, डिसएन्चैंटमेंट इज़ जो मैंने कहा था कि लैक ऑफ एंथुजियाज़म, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि अब हमारा इस पार्टी में रहना और ज़्यादा अब बेनिफिशियल नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो ऐसा आने वाले समय में आगे आएगा, माइट सरफेसेस सामने आएगा, इन द माइट सरफेस ब्रेक इन द डेज अहेड, मतलब आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका पार्टी में रहना किसी यूज़ का नहीं है। द न्यू CWC रिफ्लेक्ट्स बोथ, ऐसा होगा, पर द न्यू CWC रिफ्लेक्ट्स बोथ इमेजिनेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, तो जो नई CWC है ना, वो क्या दिखा रही है, इमेजिनेशन की कितना सोच समझ के उन्होंने बनाया है, एंड द कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे हुआ होगा कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले, उन्होंने खुद अपना पोजीशन छोड़ा होगा, तो ये जो न्यू CWC है ना, वो ये दिखाता है कि कितना सोच समझ के बनाया गया है और कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस के बाद इनको बनाया गया है, इस न्यू कमेटी को कितने कॉम्प्रोमाइज़ के बाद बनाया गया है, ठीक है। वाइल दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, तो ये एक अच्छी शुरुआत तो है कांग्रेस के लिए। देर इज़ मोर दैट द कांग्रेस नीड्स टू डू ब्रेक, दैट इज़ मोर द कांग्रेस नीड्स टू डू, ये एक अच्छी शुरुआत तो है, और उन्हें कांग्रेस को और कई ज़्यादा काम करने होंगे, कई ज़्यादा काम किस लिए करने होंगे, टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डाइवर्स नेशन, तो ये जो हमारा डाइवर्स नेशन है, डाइवर्स नेशन इज़ जो हमारा इंडिया है, जहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, ऐसे नेशन को अगर आप ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हो, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इज़ अगर आप पूरे कंट्री में से सभी को एक साथ अगर लेके चलना हो, तो आपको और ज़्यादा कई सारी चीज़ें करनी होंगी, बिसाइड्स इज इन किसी चीज़ के अलावा, तो किन चीज़ों के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर इलेक्शंस एंड इम्प्रूविंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो इलेक्शन के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, अपने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, मतलब पॉलिटिकली जो आप एक दूसरे पार्टी से बात करते हो, खुद के पार्टी में जब आप बात करते हो, तो उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, एंड बिकमिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स, तो जो अपोजिशन है, अब रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो कांग्रेस क्या हो गई, अपोजिशन हो गई, तो ऐसे थोड़ी ना है कि वो एक ही पार्टी, कांग्रेस एक ही पार्टी है, पर कांग्रेस को अगर सबसे बड़ा अपोनेंट अगर उभर के आना है, तो ये सब चीज़ें उन्हें करनी होगी, तो इन सब चीज़ों के अलावा, स्ट्रेटेजाइज करने के अलावा, इम्प्रूव करने के अलावा, बिकमिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपोजिशन के अलावा और कई सारी चीज़ें करनी होंगी, मतलब और ज़्यादा मेहनत करनी होगी कांग्रेस को इन द रन अप टू 2024। यहाँ पे देखो 2024 के बाद उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, एंड रन अप टू इज़ किसी भी चीज़ के पहले का समय, किसी भी इवेंट के पहले का समय होता है इन द रन अप टू, तो इलेक्शंस के आने वाले इस दौर में, जो कि 2024 में आने वाली है इलेक्शंस, तो उसके पहले के समय में आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, इनके साथ साथ मोर नीड टू बी डन, तो और भी आपको मेहनत करनी होगी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमने ग्रामर के रूल्स को डिस्कस किया, ब्रेक दे के पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने उस रूल को भी पढ़ा, ठीक है, कैसे कनेक्ट करके पढ़ते हैं हमने वो भी पढ़ा, ठीक है। तो ये एक आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर।
येस, सो द एरर इज़ इन पार्ट बी। देखो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म फॉलो हो रहा था, ठीक है। एंड देखो स्ट्रेटेजाइजिंग, इम्प्रूविंग और बिकमिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जहाँ पे ये आपका इम्पैक्ट होता है, तो जब भी आपको इम्पैक्ट लिखना होता है तब आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म में लिखते हो। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, पर यहाँ पे आपका इम्प्रूविंग आना चाहिए था, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ना कि इम्प्रूव। तो रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे इम्प्रूविंग करना होगा, ठीक है। येस, सो हिंदी में आर्टिकल है, आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडे सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, ठीक है। और कमेंट करना भी ना भूलिएगा इस वीडियो पे कि आपको कैसा लगा, और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपकी क्या राय है कांग्रेस के इस नए वर्किंग कमेटी के ऊपर जो उन्होंने फॉर्म की है। आप भी अपनी राय को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और बाकी के आप अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी ये हेल्पफुल प्रूफ होगा। और आपके फ्रेंड्स चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ आएगा, वहाँ पे उनके लिए सेशन हेल्पफुल प्रूव होगा, तो ज़रूर से उनके साथ शेयर करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले क्लासेस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। सो until we meet next time, bye bye everyone and take care. No, wait, सबसे मेन बात तो हम भूल ही गए यार। सो हमने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया, बट आर्टिकल की टोन हमने डिस्कस नहीं की थी। सो आज का आपका आर्टिकल का टोन है एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज आर्टिकल, ठीक है। हमने पूरा एनालाइज किया है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को कि वो कैसे फॉर्म हुई है, कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ है। तो हमने पूरा एनालाइज किया है सिचुएशन को, पूरा का पूरा CWC का जो उनका वर्किंग कमेटी जो बनी है उसे हमने पूरा किस तरीके से बना है हमने उसे एनालाइज किया है। सो एनालिटिकल विल बी द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल, ठीक है। सो येस, इसी के साथ हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।